हेलो व्यूअर्स। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स को रियली बिटवीन द लाइन जाकर समझना चाहते हैं, एक्चुअल पोजीशन को समझना चाहते हैं, तो एक काम आपको जरूर करना चाहिए। आपका जो लेंस है, चीजों को देखने का जो तरीका है, पहले वो न्यूट्रल होना चाहिए। उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। और एटलीस्ट हर इंसिडेंट को ये एक आदत बन गई है कम्युनिटी की कि मजहबी नजरिए से हर चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हर चीज को मजहबी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसमें शिया एंगल ढूंढना या सुन्नी एंगल को तलाशना सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है किसी की इंसिडेंट के लिए। लेकिन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर हम चीजों को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि सीरिया में जो कुछ हुआ वो सिर्फ हयात तहरीर अल शाम या एसटीएस का सिर्फ एक हिस्टोरिक कारनामा भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो रीजन थे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सारा जो पूरा आर्किटेक्ट तैयार हुआ उसके पीछे बेनिफिट किसको होने जा रहा है। अगर आप वेस्टर्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेडलाइंस को देखेंगे तब आपको एक डिफरेंस बहुत क्लियर नजर आएगा। एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है, एक वैक्यूम क्रिएट करता है, एक डाउट क्रिएट करता है कि आखिर अबू मोहम्मद जुलानी का नजरिया क्या है। क्या वो वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं या उसके खिलाफ जाएंगे? क्या इस इनकलाब की टाइमिंग कुछ सवालों को जन्म देती है? और इस इनकलाब के चलते सीरिया से असद का जो डिक्टेटरशिप रूल था, जो उनकी टायरनी थी, यकीनन उसका खात्मा हो गया है। लेकिन हयात तहरीर अल शाम ने दमिश्क को फतेह कर लिया। लेकिन क्या फॉल ऑफ डेमेस्कस इजरायली इंटरेस्ट को ज्यादा फुलफिल करता है? यह बड़ा सवाल है, इस पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है। क्या पैलेस्टीनियन कास्ट को कमजोर कर दिया गया है? और इस कास्ट को कमजोर करने में एक बहुत बड़ा रोल इस तहरीक का भी रहा है। क्या अब ग्रेटर इजराइल सिर्फ वक्त की बात है? और प्रेशर अब जॉर्डन के ऊपर भी काफी हद तक बढ़ गया है, जो कि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट का एक अहम पड़ाव है। ये वो चीजें हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। इससे पहले हम वेस्टर्न मीडिया को देखते हैं कि वो अबू मोहम्मद अल जुलानी को एक ऐसे लीडर के रूप में क्यों प्रोजेक्ट कर रही है जो खुद को रेडिकल जिहादिस्ट से मॉडरेट रिवोल्यूशनरी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्या कहा जा रहा है? पोलाइट सीरियन लीडर। एक जिहादिस्ट लीडर को पोलाइट सीरियन लीडर, जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था। फिर पॉलिटिशियन, डाइवर्सी फ्रेंडली जिहादिस्ट कहा जा रहा है। मीडिया में उनकी सॉफ्ट इमेज को दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये वेस्टर्न मीडिया कर रहा है। क्यों कर रहा है ये नैरेटिव? इसके पीछे क्या वजह है? क्या अल जोलानी ने असद रिजीम के खिलाफ अपने आप को खुद एक ऐसे एलाई के तौर पर वेस्ट का दिखाया जो उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करता है? उन्होंने जर्नलिस्ट ऑस्टिन टीस की तलाश में मदद की भी पेशकश की, जो कि उनकी डिप्लोमेटिक अप्रोच को और स्ट्रेटजी को दिखाता है, जिसका उनको बेनिफिट मिलता है वो दिखाई पड़ रहा है। क्या ये वो रीजन है? या उनकी जो री इन्वेंशन है, जो अपनी इमेज को जो री इन्वेंशन कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करता है कि वो एक ऐसा लीडर है जो पीस चाहता है, रिफॉर्म के लिए तैयार है और सीरिया को यूनाइट रखते हुए सीरिया के तमाम कम्युनिटी को साथ में लेकर के चलने को तैयार है और इजराइल के लिए ज्यादा फ्रेंडली है। क्योंकि अगर हम यहिया सिनवार को देखें, इनके बरक्स, तो यहिया सिनवार को मीडिया ने एक पूरी तरीके से रूथलेस, अनकम्प्रोमाइजिंग टेररिस्ट के रूप में प्रोजेक्ट किया था। और जब उनकी डेथ हुई, जिस तरीके से उन्होंने अपने को एक टूटे हुए हाथों के साथ एक ड्रोन को मारने की कोशिश करी, वो उनकी जो इमेज थी। और उसके खिलाफ जाकर के अगर हम मोहम्मद अल जुलानी को देखें तो उनकी जो का जो तरीका है वो वेस्ट को ज्यादा फुलफिल करता हुआ दिखाई देता है, उनके इंटरेस्ट को ज्यादा पूरा करता हुआ दिखाई देता है। और यहिया सिनवार को एक रूथलेस टेररिस्ट के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो कि वायलेंस और डिस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है। वेस्टर्न मीडिया ने उनके लिए मिलिटेंट स्ट्रेटजीज और सिविलियन डेथ को हमास की जो स्ट्रेटजी है, जो आइडियोलॉजी है, उसका हिस्सा मानते हुए और इस तरीके से यहिया सिनवार को पेश किया है कि वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का आतंकवादी था, जो कि पूरी इंसानियत के लिए खतरा था। लेकिन उसी के बरक्स अगर बात की जाए मोहम्मद जुलानी की, तो वो एक इमर्जिंग लीडर है, जो कि एक पोलाइट लीडर है, एक रेबेलियन पॉलिटिशियन है। ये क्या वजह है जिसके क्यों ये बदलाव आया मोहम्मद अल जुलानी के लिए, जिसके ऊपर $10 मिलियन का अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था, जो पहले अलकायदा में काम कर चुका है, जो अलकायदा का एड रहा है, इसी तरह से आईएस के साथ काम किया है, अल नुसरा को के साथ उन्होंने काम किया और बाद में हयात तहरीर अल शाम उभर करके सामने आई। ये वो सवाल है जिनको देखने और खोजने और समझने की जरूरत है। और एक बड़ा सवाल, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से दमिश्क का फाल हुआ, यकीनन असद की जो रिजीम थी वो एक डिक्टेटरशिप की रिजीम थी और उस रिजीम ने यकीनन लाखों लाख मुसलमानों का कत्ल किया है, इंसानियत का कत्ल किया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग का बेनिफिट किसको मिला है?
इस पूरे बदलाव का, इस रिबेलियन का, इस इनकलाब का जो पूरा फायदा मिला है वो इजराइल को मिला है। इजराइल ने पूरे सीरिया के लगते हुए बॉर्डर के साथ जो गोलान हाइट है पूरा उन्होंने 1974 का जो एग्रीमेंट था उसको वायलेट करते हुए उस पर अपना कब्जा कर लिया है। पूरी गोलान की पहाड़ियां अब इजराइल के कब्जे में है और साथ ही साथ वो इलाका जो लेबनान के लिए सप्लाई रूट का, आर्म्स की सप्लाई रूट के लिए काम करता था, वहां पर एक उन्होंने बफर जोन क्रिएट कर लिया है और पूरा इजराइल का एक एक्सपेंशन हुआ है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हुआ है। सीरिया कहीं ना कहीं ज्यादा डिवाइडेड दिख रहा है क्योंकि सीरिया के एक हिस्से पर एसडीएफ जो कि कुर्दिश लड़ाके हैं, टर्की के खिलाफ है, उनके साथ वो हिस्सा जाता है, एक हिस्सा एसटीएस के साथ है और इस तरीके से अब वहां पर एक बटा हुआ डिवाइडेड सीरिया दिखाई दे रहा है और इजराइल का एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है और जॉर्डन पर भी प्रेशर अब आ चुका है ग्रेटर इजराइल के पार्ट के तौर पर। क्योंकि अगर हम सीरिया को देखें, जिस सीरिया की पाक जमीनी की बात की जा रही है कि सीरिया की जमीन बहुत पाक जमीन है, उस पाक जमीन का सबसे पाक हिस्सा इजराइल के पास है क्योंकि जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, जो इजराइल का हिस्सा है, जो जॉर्डन है, ये सब और लेबनान, ये सारे के सारे हिस्से सीरिया के हिस्से रहे। 1948 में लेबनान जो है सीरिया से अलग हुआ, ऐसे ही इजराइल का इमरजेंस हुआ, जॉर्डन का जो है एक कंट्री के तौर पर उभर करके आया। ये वो सारे इलाके हैं जो कि सीरिया के हिस्से हैं और आप जिस सीरिया की पाकी का बयान कर रहे हैं वहां पर सिर्फ एक उमैयद मस्जिद आप मोटे तौर पर ले सकते हैं कि जिसकी तारीखी और मजहबी दर्जे से अहमियत है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी मीनार पर जो उमैयद मस्जिद, जो जामा मस्जिद है, वहां पर इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, ऐसा इस्लामिक फेथ के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि जिस मस्जिद अल अक्सा जो कि थर्ड होलीस्ट प्लेस है इस्लाम में, वो तो इजराइल के पास है, वो सीरिया का हिस्सा है। उस सीरिया के लिए अब मोहम्मद अल जुलानी ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ लड़ाई नहीं चाहते हैं। फिलिस्तीनी जो हमास के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन है जो सीरिया में ट्रेनिंग का काम कर रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी या एक लॉन्चिंग पॉइंट के तौर पर सीरिया का जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सारी एक्टिविटीज उन्होंने कहा कि अबंडन कर दी जाए, बंद कर दी जाए और हाँ कुछ वो फंड रेस कर सकते हैं चैरिटी के लिए, सिर्फ इसकी परमिशन है। सीरिया के लिए उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, सीरिया के जिन इलाकों पर अभी गोलान हाइट पर कब्जा किया है वहां से इजराइल को हट जाना चाहिए, ये बात उन्होंने कही, लेकिन उसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा इसके बारे में वो खामोश है। और टर्की का जो टाइमिंग रहा, क्योंकि टर्की के सपोर्ट के बिना, आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही है कि टर्की ने एक बहुत बड़ा काम किया है और बहुत कम लोगों की जाने गई और इतनी बड़ी जो है कामयाब इनकलाब उन्होंने लेकर के आए। लेकिन टर्की ने भी जो रोल प्ले किया है उसका इफेक्ट का जो फायदा मिलेगा वो इजराइल को मिलेगा, क्योंकि इजराइल को जो सबसे बड़ा नुकसान था वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से था और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस किसके कंट्रोल में थी? वो ईरान के जरिए से थी और उस ईरान को आज कमजोर कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप सीरियन रिवोल्ट से पहले जाके देखें, सीरिया के इनकलाब से पहले जाके देखें तो ईरान के ऊपर यकीनन इजराइल ने काउंटर अटैक किया था। एक ट्रूस भी लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में हो गया था, एक सीजफायर हो गया था, लेकिन इसके बावजूद इजराइल पर एक प्रेशर बना हुआ था। इजराइल की जो मिलिट्री वीकनेसेस थी वो दुनिया के सामने जाहिर हो गई थी। लेकिन आज सीरिया में जो बदलाव आया है, उस बदलाव के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई होकर के उभरा है पूरे इस खेल में, तो सबसे ज्यादा ताकतवर अगर आप देखेंगे तो टर्की हुआ है या फिर जो है इजराइल हुआ है। ईरान कमजोर हुआ है और ईरान के कमजोर होने का मतलब है हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है, हमास कमजोर हुआ है और हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर होने का मतलब यह है कि इजराइल को आपने ताकत दी है, पैलेस्टीनियन कास्ट को आपने कमजोर किया है, मस्जिद अल अक्सा की लड़ाई को आपने कमजोर किया है और जो साल भर में 50,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन उन्होंने अपनी जान गवाई है, उस जान वो एक तरीके से देखा जाए तो उनकी तमाम कोशिशें अभी फिलहाल आप कह सकते हैं सरेदस कि उसका कोई भी अब मायने नहीं रह गया है। क्योंकि इजराइल ने न सिर्फ इस पूरी लड़ाई में हमास को अब कमजोर कर दिया है, हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है, ईरान को सीरिया से निकाल दिया है, ईरान की जो ताकत थी उसको बहुत हद तक उन्होंने कर्ब कर दिया है और साथ ही साथ इजराइल ने अपने ज्योग्राफिकल एरिया को बढ़ाते हुए गोलान हाइट के उन हिस्सों पर कब्जा कर लिया है जहां से वो दमिश्क तक पर नजर रख सकता है और साथ ही साथ जो लेबनान के साथ हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन सीरिया के जरिए से थी उसको भी उसने जो है कहीं ना कहीं डिसमेंटल कर दिया है, डिसकंटिन्यूड कर दिया है। तो ये टाइमिंग जो थी ये सवाल खड़ा करती है कि जब इजराइल अपनी तारीख में सबसे ज्यादा कमजोर दौर से गुजर रहा था, सबसे ज्यादा उसके सामने चैलेंजेस थे और जब ऐसा लग रहा था कि एक
इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट उभर करके सामने आ सकता है। पूरी दुनिया में जो चर्चा का विषय था वो फिलिस्तीन था, आज वो फिलिस्तीन से शिफ्ट होकर के फोकस सीरिया में आ गया है, अबू मोहम्मद अल जोलानी पर आ गया है। और यही वो इम्पैक्ट है जिसको आप पर नजर रखनी है, सोचना है, समझना है कि क्या पैलेस्टीनियन कास्ट को वाकई में कमजोर कर दिया गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि असद को हराने के लिए सिर्फ सुन्नी जिम्मेदार हैं। असद को हटाने में शिया, ईरान, अगर आप उसको मजहबी एंगल में भी देखें तो उतना ही बड़ा रोल है जितना कि सुन्नियों का रोल है, क्योंकि असद का खुद का स्टेटमेंट आ गया है कि वो रेजिस्टेंस के साथ, वो इस्लामिक, जो उनकी टर्मिनोलॉजी में, असद की टर्मिनोलॉजी में उन्होंने एसटीएस को आतंकवादी कहा है और वो उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ईरान की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिला, रशिया की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिला और आखिर में रशिया ने उनको इवैक्यूएट किया लटाकिया से। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि इसको शिया और सुन्नी के एंगल में ना जाकर के देखने और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से टर्की, इजराइल, अमेरिका या कहीं ना कहीं ईरान ने अपने को बैकरोल किया इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद कमजोर पड़ने के। उस एंगल से अगर हम देखेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये पूरा की पूरा डेवलपमेंट इजराइल को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ज्यादा दिखाई पड़ता है। हालांकि इसमें इजराइल का रोल था, वेस्ट का रोल था, नहीं था। टर्की ने इसके लिए उनके साथ किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट कर रखा था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, नहीं थी। ये वो चीजें हैं जो बाद में आएंगी खुल करके, लेकिन अभी सरेदस्त आप ये कह सकते हैं कि इसका पूरा बेनिफिट सबसे ज्यादा इजराइल को मिला है, टर्की को मिला है और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो पैलेस्टीनियन लोगों का हुआ है। कैसा लगा हमारा एनालिसिस? कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।